तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ, जिसमें मैकेनिज्म जो लगा था बच्चों वो था EAR। अब बच्चों EAR में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ EAR पर। क्लियर है बच्चों? जैसा कि आपने मैकेनिज्म में देखा था कि जो पहला स्टेप होता है वो होता है RDS का मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है बच्चों? तो आपसे जो है उसी रेट पर जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने 2-3 एल्कीन दे दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे देखो बहुत सारे एल्कीन दे दिए, बहुत सारा एल्कीन दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए कि अगर इन सब का रिएक्शन HX के साथ कराया जाए, HX के साथ कराया जाए तो कौन सा एल्कीन जल्दी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना बच्चों? तो जो एल्कीन जल्दी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा हम बोलेंगे कि उस एल्कीन का रेट जो है ज़्यादा है, EAR का रेट जो है ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि इस चीज़ को कैसे पता किया जाए। तो इसको पता करने के लिए बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसको आप समझिए। रेट ऑफ EAR जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। लेकिन कौन सा कार्बोकेटाइन? जो RDS में बनता है, बच्चों RDS में बनता है। इसका क्या मतलब है? आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है RDS होता है। पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है बच्चों? RDS होता है। जैसे ये बच्चों एल्कीन कंपाउंड है, और इसमें बच्चों हमें कार्बोकेटाइन बनाना है। अब आपको तो पता है कि कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों हम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H+ ले लेते हैं, इसका अटैक कराएंगे। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो है बच्चों हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देंगे। तो पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है ना बच्चों, यही है RDS वाला स्टेप, ठीक है ना? तो पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है आपको वो कार्बोकेटाइन बनाना है और फिर स्टेबिलिटी देखनी है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सर रीअरेंजमेंट करेंगे कि नहीं। बच्चों यहाँ पर इन RDS का मतलब क्या है? इन RDS का मतलब है कि पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसी की स्टेबिलिटी देखनी है। आपको आगे वाले स्टेप में जाने ही नहीं है। रीअरेंजमेंट कब करते हैं? कॉपी में लिख लेना साफ। रीअरेंजमेंट हम तब करते हैं जब हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। रेट वाले क्वेश्चन में कभी भी हम रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। समझ में आई बात जो मैं बोल रहा हूँ? रीअरेंजमेंट कब करते हैं बच्चों? जब हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना? रेट वाले क्वेश्चन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो अब देखो इसका क्या है, ओवरऑल क्या समझ में आया कि एल्कीन दिया जाएगा, बहुत सारे एल्कीन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा एल्कीन का EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो इसका ये फॉर्मूला है, रेट ऑफ EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेट RDS। रीअरेंजमेंट नहीं करना है। पहले स्टेप में मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, और फिर उसके बाद जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ EAR भी ज़्यादा होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। समझ के बात को बच्चों? इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और उसका रेट ऑफ EAR भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। अब बच्चों इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लिख लीजिए। मार्कोनी रूल से कैटायन बनाएंगे और स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या करना है बच्चों? मार्कोनी रूल से जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ EAR आ जाए तो आपको क्या करना है? मार्कोनी रूल से। मार्कोनी ने क्या सिखाया था? मार्कोनी ने सिखाया था कि जब भी एल्कीन का अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल पर तो C+C के एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, है ना? और पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पर आएगा जहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? अपने मन से इलेक्ट्रोफाइल H+ ले लेना है और इसका अटैक यहाँ पर करा देना है। जैसे अटैक कराओगे तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग कैटायन यहाँ बन जाएगा बच्चों। इसमें मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो है कैटायन यहाँ पर बन जाएगा। इसमें बच्चों मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग कैटायन यहाँ पर बना देंगे बच्चों, और इसमें मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग कैटायन जो है
बच्चों हम यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे, OMe है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर बना देंगे। अब सवाल उठता है कि इन चारों कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है बच्चों ये वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा रेजोनेंस, यहाँ पर होगा बच्चों रेजोनेंस, ठीक है ना, यहाँ पर होगा रेजोनेंस, और बाकी किसी में भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब अल्फा एच देखने पड़ेंगे। यहाँ पर अल्फा एच 4 है बच्चों, यहाँ पर अल्फा एच 7 है, और यहाँ पर बच्चों 3, 2, 5 और 1 6 अल्फा एच। कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच है। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है बच्चों? अगर मैं इसको A बोल दूँ, B बोल दूँ, C बोल दूँ और D बोल दूँ, तो D वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में अगर बोला जाए तो D, उसके बाद बच्चों B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और फिर A हो जाएगा। तो रेट ऑफ EAR के बारे में क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ EAR के बारे में बोलोगे वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब DBC है। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया वही EAR के रेट का ऑर्डर आएगा। अब बच्चों वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना, खुद से ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, H+ यूज करके कार्बोकेटाइन बना देना है मार्कोनी रूल से। H+ यूज करके मार्कोनी रूल से कार्बोकेटाइन बना देना है बच्चों, और H+ यूज करके कार्बोकेटाइन बना देना। तीनों में अल्फा एच देख लीजिए। देखिए इसमें बताइए कितना है, 4 है। इसमें अल्फा एच है बच्चों 3 है। इसमें अल्फा एच कितना है, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर रेट ऑफ EAR क्या हो जाएगा? रेट ऑफ EAR हो जाएगा बच्चों CAB। तो बहुत ही आसानी से आप EAR के रेट का ऑर्डर बता सकते हो। अब इसी में अच्छा सवाल बनाना होता है, इसी में अगर अच्छा सवाल बनाना होगा तब क्या बनाएगा बच्चों, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रेट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, है ना बच्चों, सवाल लिखता हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 3 करके लिख लेना, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कीन विद HX या HCl इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी रेट ऑफ EAR ही पूछा है, इस क्वेश्चन में भी रेट ऑफ EAR ही पूछा है, बट इनडायरेक्टली पूछा है। डायरेक्टली कैसे समझते हैं कि डायरेक्टली पूछा है? अगर डायरेक्टली पूछ लेता कि रेट ऑफ EAR बताओ तो डायरेक्टली हो गया। अब इनडायरेक्टली का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर जो भी एल्कीन है, एल्कीन का जब आप रिएक्शन कराते हो, एल्कीन का जब आप रिएक्शन कराते हो HCl के साथ बच्चों, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है बताओ? EAR होता है ना बच्चों। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है एल्कीन का HCl के साथ, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया आपसे? EAR का रेट पूछा है। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर एक कंपाउंड में रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का उस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसमें मैकेनिज्म कौन सा लगता है। जो भी मैकेनिज्म लगता है उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है आपसे ऑर्डर पूछे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है? रेट ऑफ EAR पूछा है। तो रेट ऑफ EAR अभी आपने निकाला ही था पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखो एक क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको पूछने का तरीका 2 हो गया। एक तो रेट ऑफ EAR डायरेक्ट पूछा, दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कीन विद HCl पूछ लिया। इसी में बच्चों एक और तरीके से पूछ सकता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूरा विद फॉलोइंग एल्कीन, और लास्ट में लिख देगा विद डाइल्यूट H2SO4, विद डाइल्यूट H2SO4 लिख देगा, है ना, विद डाइल्यूट H2SO4 लिख देगा, या विद H+ H2O लिख देगा, ठीक है ना बच्चों, H+ H2O लिख, इस तरह से कुछ ना कुछ लिख देगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इस एल्कीन का H2 डाइल्यूट है ना, एल्कीन का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है।
है ना। तो ये भी EAR रिएक्शन ही होता है बच्चों, ये भी EAR रिएक्शन होता है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। समझ गए बात को। ये भी जब भी एल्कीन का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो ये भी रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों, EAR मैकेनिज्म से होता है, और इसमें भी प्रोडक्ट में एल्कोहल बनते हैं। समझ में आई बात, क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। तो फिर से EAR का ही रेट पूछा, लेकिन पूछने का तरीका देखिए बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मैंने आपको EAR का रेट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया। बट हाँ, इसमें हमें सावधान रहना है, कब, जब आपसे इनडायरेक्टली EAR का रेट पूछा जाएगा, मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड दे देगा, पर्टिकुलर रिएजेंट दे देगा, और फिर आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि जब ये पर्टिकुलर कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना बच्चों, तब इसका EAR का रेट क्या होगा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और भी होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे बच्चों यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया एल्कीन, और ये पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया बच्चों एल्काइन दे दिया। हमें पता है कि दोनों के दोनों कंपाउंड जो है EAR करते हैं, तो ये भी अटैक करेगा इसके ऊपर बच्चों, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए, बना दिया। और ये भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो मार्कोनी रूल ही लगेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। अब आपको सोचना है बच्चों कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो बच्चों ये लेस स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल होता है। और ये बच्चों मोर स्टेबल है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, अल्फा H ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है। तो बच्चों ये एल्कीन था, ये एल्कीन था, और ये बच्चों एल्काइन है। अब आप सोच करके देखो, जब भी आप मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H+ का एडिशन करोगे आप एल्काइन में, तो हर हमेशा पॉजिटिव तो डबल बॉन्ड पर ही आएगा। इसका मतलब इसका जो इंटरमीडिएट है वो तो लेस स्टेबल ही बनना है हमेशा। और हमें पता है कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर रेट ऑफ EAR डिपेंड करता है। तो बच्चों हम यहाँ से एक इन जनरल रूल बना सकते हैं, इन जनरल रूल बना सकते हैं। रूल क्या बना सकते हैं कि रेट ऑफ EAR जो होगा, रेट ऑफ EAR जो होगा बच्चों, वो एल्कीन का होगा, एल्कीन का होगा ज़्यादा, और एल्काइन का होगा कम। कैसे, क्यों बोला मैंने इसको, क्यों मैंने बोला बच्चों, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में बच्चों, एल्काइन का कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा वो डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आएगा, जिसका कारण वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बस बने रहिए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट H2SO4।